नमस्कार दोस्तों, सीजी के में फिल्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 24 अप्रैल 2022 को सीजी व्यापम द्वारा पटवारी परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में मैंने प्रश्नों का संभावित उत्तर का एक सीरीज लेकर आया है, जिसके तहत पहला वीडियो मैंने बनाया जिसमें कंप्यूटर का सामान्य अध्ययन और हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों का संभावित उत्तर था। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम गणित के सवाल को देखेंगे कि क्या हल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 41। देखिए, ये जो हम है सेट डी पर आधारित है। ठीक दोस्तों, किस पर आधारित है? सेट डी पर आधारित है। यदि आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आप देख लीजिएगा, प्रश्नों का क्रमांक आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, पहला सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त होते हैं 1920 है तथा महत्तम समाप्त होते हैं 16। ठीक है, लघुत्तम समाप्त को क्या बोलते हैं? एलसीएम, और महत्तम समाप्त को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, हमें पता है इसका जो एक फॉर्मूला होता है, तो एलसीएम गुणित एचसीएफ, यदि संख्या 2 है, मान लेते हैं पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, तो ये इसका एक फॉर्मूला बनता है। ठीक दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे हम मान रख देते हैं। मान लेते हैं एलसीएम हमारा कितना है? एलसीएम का मान है 19, 20। एचसीएफ है हमारा 16। इक्वल टू मान लेते हैं पहली संख्या को हम 128 मान लेते हैं और दूसरी संख्या को मान लेते हैं बी, जो हमें पता नहीं है, ये हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए 128 को मैं जब ट्रांसफर कर लेता हूँ तो 1920 इंटू 16 अपॉन 128 इक्वल टू बी। अब देखिए, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो समझिएगा 16 के टेबल में 128 आता है, तो है ना, 16 के बारे में 128 आता है, तो 16 कम 16 और 16 अठे 128 होता है। ठीक है, फिर ये कर दिया और इसको 8 से काटू तो 8 का काम 8 हो जाएगा और इसको 8 दूनी 16, बचा कितना? 3 और 32 हो गया। फिर 8 चौक 32 होता है। ठीक है, 8 चौक 32 और फिर ये 0 का 0, यानी कि हमें बी का मान क्या दिखाई दे रहा है? हमें बी का मान 240 दिखाई दे रहा है। अर्थात हमारा हमारा जो दूसरा संख्या है, ठीक है, हमारा जो दूसरा संख्या है वो क्या है? 240। ये आंसर हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x -1 इक्वल टू 1/2 हो तो 4x² प्लस 4/x² का मान क्या होगा? देखिएगा आप यहाँ पे समझिए, क्या दिया है? तो हमें दिया है x -1/x इक्वल टू 1/2 दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको समझिए कैसे। ये अगर हमें ये ज्ञात करना है क्योंकि एक सूत्र से बना है, ये सूत्र को हम यदि हम बोल दें तो ये सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि मैं इसको इस फॉर्मूला इसको हमें ये लेकर आना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, समझिए ये इसी फॉर्मूला से आएगा और ये जो क्वेश्चन में दिया गया उसी को उपयोग हम करेंगे। तो मान लीजिए इस 2 को मैं ट्रांसफर करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा 2x -1/x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यदि हम इसको अंदर गुणा करें ब्रैकेट की ओर तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2/x इक्वल टू 1। अब देखिए, दोनों पक्षों में क्या करता हूँ? गुणा कर स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा? हमारा ये पक्ष फिर से आ जाएगा। तो देखिए, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 2 टू द 4x² प्लस 2 टू द 4x² माइनस 2ab। ये 2 इंटू ए क्या है हमारा? 2x है, बी क्या है हमारा? 2/x इक्वल टू 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब देखिए, इसको मैं हल कर रहा हूँ 4x² प्लस 4/x²। देखिए, हमें यही तो चाहिए, इसी का तो वैल्यू चाहिए। तो
अब इसको देखिए, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा इक्वल टू 1। और यदि आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस इधर मैं पक्षांतर कर देता हूँ, क्या देगा 1 प्लस 8। देखिए इसको यदि मैं हल करूँ तो 1 प्लस 8 इक्वल कर देगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे वीडियो तक में अंत तक बनेगा, आपको पूरा करीब 30 क्वेश्चन मैथ्स का है, तो 30 क्वेश्चन मैथ्स का बताया जाएगा और 15 क्वेश्चन रीजनिंग का, तो पूरा 45 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। देखिए यदि किसी संख्या का 40, मान लेते हैं, देखिए समझिए ऐसा, मान लीजिए वो संख्या क्या है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, माना हुआ संख्या x है, तब क्या बोल रहा है, किसी संख्या मतलब ये संख्या है x, तो इस x का 40% क्या है, 20 है, 40%, इसका 40% कितना है, इसका 40% है 20। देखिए हम 40% को कैसे लिख सकते हैं, 40% को हम ऐसे लिख सकते हैं 40/100, तो मैंने वही लिखा है, 40% डायरेक्ट ना लिखकर 40/100 लिख दिया है। अब यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए 20 20 दूनी 40 कटेगा, ठीक है, बराबर के दोनों तरफ यदि संख्या है और यदि वो अंश में है, न्यूमरेटर में है, तो आपस में कटता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फिर ये 2 कर देगा, 2 1 2 और 2 2 5 10, ये 0 पर 0 उतर जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, x इंटू 1/5 इक्वल टू यहाँ कट गया, यानी कि 1 आ गया, तो अच्छा ये 50 है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50। अब इसको ट्रांसफर करो तो देखिए वह संख्या है ना, संख्या क्या है हमारा, तो हमें मिल गया संख्या का मान, तो संख्या क्या है 50 है, और यदि हम पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, उस संख्या का 25% कितना होगा, तो यानी कि संख्या क्या मिला हमें, तो संख्या मिला 50, 50 का 25% हमको ज्ञात करना है, तो 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100। अब इसको सॉल्व करो, देखो 50 कम 50 50 2 100, यानी कि 25/2, इसका यदि हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 12 दूनी 24 होता है, और ये 1 हुआ, यानी कि 0.5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए 44, एक साइकिल की कीमत 1150 रुपए पर अंकित की गई है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है, साइकिल की लागत मूल्य क्या होगा। अब समझिएगा, यहाँ पे अंकित मूल्य की बात हो रही है ना, अंकित मूल्य 1150 रुपए पर अंकित मूल्य की अंकित की गई है, मान लीजिए एमआरपी की बात करते हैं, एमआरपी कितना है, ये है 1150 रुपए, ठीक है, अब इसमें कितना का छूट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट, बट्टा डिस्काउंट कितना दे रहा है 15%, ठीक है, अब उसको इतने 15% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो कि लाभ है, कितना हो जा रही है, फिर से 15% है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए हमको पता है कि यदि कोई एमआरपी में है ना, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, इस अंकित मूल्य के यदि हम डिस्काउंट को घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है, हमारा सेलिंग प्राइस मिल जाता है, विक्रय मूल्य मिल जा रहा है, ठीक है, तो समझिएगा अब ये कितना दिया है 115, तो ये सॉरी 1150 है ना, 1150 है, अगर मैं इसमें डिस्काउंट को हटा दूं, यानी कि कितना हटाऊं मैं 15%, डिस्काउंट कितना दिया गया 15%, यदि मैं 15% को हटाऊं तो कितना बचेगा 85% बचेगा, है कि नहीं। यदि 100 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखिए ये 100% उसका अंकित मूल्य है, इसमें मैं कितना हटा रहा हूँ, इसमें मैं हटा रहा हूँ 15%, कितना हटा रहा हूँ 15%, तो बचेगा कितना 85% बचेगा, ठीक है, 100% में 15% को यदि मैं हटाता हूँ तो बचेगा कितना 85%। तो अब जो उस एमआरपी का सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि 85% उससे बेचा जा रहा है ना, तभी तो बनेगा सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य। तो इसका जो मैं 85% निकालता हूँ, देखिए समझिए, अब इसमें मैं 50% निकाल रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा बन जाएगा एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य।
ठीक है। अब देखिए एक सूत्र होता है विक्रय मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, यानी कि इसी में एसपी से डिनोट कर रहा हूँ। एसपी इक्वल टू होता है सीपी, है ना, इनटू अगर प्रॉफिट है तो प्लस, और लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इसी फॉर्मूला को प्रयोग करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा बन गया एसपी, क्योंकि एमआरपी में डिस्काउंट को हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एसपी बन गया। ये एसपी, तो एसपी बराबर क्या हो जाता है, सीपी, सीपी इंटू 100 प्लस पी। देखिए 100 प्लस पी यानी कि प्रॉफिट, 100 में क्या जोड़ेंगे हम, लाभ को जोड़ेंगे, तो कितना बन जाएगा, 115 बन जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको हटा देता हूं मैं। ठीक, देखिए तो मैं यहाँ से 100 को कैंसिल कर दूं, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, हमें सीपी चाहिए, तो यहाँ पे सीपी, देखिए सीपी चाहिए तो अच्छा इसको और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 115 को मैं यहाँ से 10 टाइम्स में काट सकता हूँ 10 बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, तो हमें सीपी मिल रहा है 85 इंटू 10, है ना, 85 इंटू 10, 85 इंटू 10, तो सीपी यानी कि विक्रय क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना बन रहा 850। पूछा क्या है यहाँ पे, साइकिल की लागत मूल्य है, क्या पूछा है, लागत मूल्य यानी कि सीपी पूछा है, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य पूछा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 850। तो ये क्या हो गया, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 850, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसे एक शॉर्टकट भी है, इसे एक शॉर्टकट भी है, यदि हम शॉर्टकट की बात करते हैं समझिए यहाँ पे, तो शॉर्टकट तो होता है सीपी बटा एमआरपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट, अगर माइनस लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमें सीपी याद करना है, एमआरपी कितना दिया है, तो एमआरपी कितना दिया था, एमआरपी दिया है 1150, है ना, एमआरपी दिया है 1150, ठीक है। अब इसमें क्या है, -10 15% का डिस्काउंट है और 15% क्या था, प्रॉफिट था। इसको यदि सॉल्व करता हूँ मैं, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 85 हो जाएगा, और ये 1150 को मैं इधर क्या करता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये 1150 यहाँ पे हो जाएगा, और बटा में इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। तो 115 इससे में कटाया 10 बार में गया, और सीपी का मान हमें कितना मिला 85 गुणित 10, यानी कि 850। यही हमारा क्या है उत्तर। ये देखिए ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, एकदम क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पे अपन रख दिए और डायरेक्ट हम आंसर कर लिया, तो आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। m प्लस 1/m का मान ज्ञात कीजिए। अगर m का मान इतना दिया, देखिए समझिएगा, ये क्या है, ये जो है m यानी कि जो भी संख्या है उसका विक्रम अनुपात है, ठीक है, विक्रम अनुपात है। तो देखिए m का मान क्या दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो m का मान दिया है वो है √7 माइनस 5, ठीक है, अपॉन √7 प्लस √5, ये है m का मान, ठीक है, ये हमारा मिल गया m का मान, ठीक है। अब इस m में क्या जोड़ना है, इसका व्युत्क्रम जोड़ना है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कि जो अंश है वो हर में चला जाएगा और हर जो है अंश में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा √7 प्लस 15 अपॉन √7 माइनस 15, कुछ नहीं किया हूँ, अंश को हर में और हर को अंश में रख दिया हूँ, तो ये व्युत्क्रम बन जाता है, ठीक है, ये व्युत्क्रम ही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको एक तिर्यक गुणा बोलते हैं उसे, तो इसे हम तिर्यक गुणा से है ना गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ, और जो भी हर है उसको आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √7 माइनस √5, ये भी है सेम सेम, तो 2 बार हो जाएगा, 2 बार हो गया, मतलब इसको स्क्वायर लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो चलिए इसको ऐसे रखते हैं √7 माइनस √5, ठीक है, बीच में क्या का साइन है, प्लस का साइन है, इधर क्या है √7 प्लस √5, और ये इसके साथ जुड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा √7 प्लस √5, अब बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा ये √7 प्लस √5, और ये हो जाएगा √7 माइनस √5।
देखिए उसको यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर है, मतलब इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं या इसको मैं क्या करता हूँ, सेम सेम है ना, a इंटू ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ए का स्क्वायर जब लिख सकता हूँ तो समझिएगा किस सूत्र है, फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, इसको मैं ए मानूं इसको बी मानूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा पड़ जाएगा, इसको आगे दे देता हूँ, चलिए इसको ऐसा समझिएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये, ठीक है, √7 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। क्या है इसमें, ये माइनस में है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, -2 इंटू ए बी, ए का मान क्या है √7 और बी का मान क्या है √5, 7 से 35 होता है, √35 हो जाएगा, डायरेक्ट रखिए, फिर प्लस, अब क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, अब ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा, प्लस रखेंगे अब यहाँ पे, यानी कि √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, प्लस में है तो प्लस रहेगा 2ab है ना, 7 से 35 हो जाएगा ये। और बटे में क्या है, देखिए बटे में है √7 प्लस √5, यहाँ पे √7 माइनस √5, देखिए फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, सेम। तो मैं सीधा सीधा इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूँ, समझिएगा। तो ये क्या आएगा, √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का फॉर्मूला है। अभी इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको सॉल्व करें, √7 क्या लिखेंगे हम 7, ठीक है, ये हो जाएगा √5 को 5 लिखेंगे, -2 √35 प्लस फिर हो जाएगा 7 प्लस ये 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये प्लस हो जाएगा 2 √35, बटे में क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर यानी कि 7 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 7 7 + 12 7 + 12 12 12 क्या हो जाता है 24/2, इसको हल करेंगे 2 12 से 24 यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा 12, यही इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही उत्तर अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 46, 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्या है ना, विभाजित होने संख्या की संख्या को ज्ञात करना है, कोई कितनी संख्या जिससे विभाजित हो जाएगा। अब समझिएगा किससे कहां से कहां तक के बीच की बात किया गया, 500 से 1000 के बीच। अब देखिए समझना थोड़ा सा ये है कि एक फॉर्मूला है जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तो मैं उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, और वो फॉर्मूला ये है कि Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू बी, ये श्रेणी का है ना, श्रेणी का सूत्र है। किसी भी समांतर श्रेणी की बात करें तो जहां पे Tn क्या होता है, अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद में जो भी संख्या है वो a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, कुल पदों की संख्या है, और अगर हम इसकी बात करें तो हमें n ही ज्ञात करना है, और d क्या होता है, समानुपात होता है, मतलब दो पदों के बीच का अंतर। क्योंकि 6 से विभाजित होने की बात कर रहे हैं, यानी कि 6 का टेबल, तो 6 के टेबल में जब भी हम बात करेंगे तो हर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 होते रहते हैं, मतलब बीच में जैसे 6 का टेबल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 6 6 में 12 6 18 है ना, 6 24, मतलब अंतर कितना आ रहा है, हमें अंतर 6 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए समझिएगा 500 के बाद पहला संख्या ऐसा कौन सा है जो 6 से डिवाइड होता है, यदि 500 के बाद यदि हम पहला संख्या की बात करें जो 6 से डिवाइड होता है, वो पहला संख्या है हमारा 504, ठीक है। यदि हम 504 को डिवाइड करते हैं 6 से तो उसका पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह
1000 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जो 6 से डिवाइड हो जाए? तो यदि हम 1000 से पहले की बात करते हैं तो 996 होता है, जो कि 6 से विभाजित हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए, अंतिम पद हमारा अंतिम पद क्या हो गया? 996 हो गया। ए प्रथम पद क्या हो गया? 504 प्लस एन ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि एन क्या है? कुल पदों की संख्या है। एन क्या है? एन क्या है? कुल पदों की संख्या है। और -1 इंटू डी, एक डी का अंतर है, क्योंकि 6 का पहाड़ा 6 का अंतर है सभी में, तो एक 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 996 माइनस 504 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अगर इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6 में 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और 9 तो 9 ही रहेगा, और ये 400 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम 6 को इधर पक्षांतर करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस 1। समझिए। अब देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? तो 6 6 36 से बड़े 6 8 48 है ना, 48 और 6 दूनी 12, 82। ये हो जाएगा 82 इक्वल टू n माइनस 1। यदि n की बात करें तो ये किधर हो जाएगा? पक्षांतर हो जाएगा, और ये माइनस हो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 82 प्लस 1, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा? 82, यानी कि कुल संख्या कितना हो गया? 82। ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लाट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, परिमाप की भी हम बात करते हैं। यदि हम आयत की बात करें तो ये आयत है, ठीक है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। आमने सामने की जो भुजाएं होती है इसमें बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजा कैसी होगी? तो आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। जी, ये हमारा हो गया चौड़ाई, और ये हमारा हो गया लंबाई। अब यही दिया गया है ना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है? 8:5। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये हमारा बी का मान कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, और ए का मान यदि हम बात करते हैं तो ए का मान हमारा हो जाएगा 5x। परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई, है ना, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा परिमाप का सूत्र है। यानी कि ये बाहरी माप का मतलब एक बी 2 बी, और एक ए 2 ए, तो 2 ए और 2 बी है ना, क्या है? 2 ए है और 2 बी है, यानी कि 2 को बाहर निकालो, ए प्लस बी। देखिए यही चीज है जो कि परिमाप है। अब बोला कि यहाँ पे आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है। तो अब यहाँ पे हाँ, इसको समझिएगा, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है, इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं। देखिए सूत्र के रूप में या समीकरण इसको बना के लिखते हैं। तो समीकरण कैसे लिखा जाएगा कि जो हमारा क्या है, जो चौड़ाई है ना, जो चौड़ाई है वो लंबाई से, ठीक है, लंबाई से कितना कम है? तो लंबाई से 60 कम है। हमारा लंबाई कितना है? 8x है, ठीक है। इस 8x से कितना कम है? तो 60 मीटर कम है। क्या है? तो चौड़ाई है। चौड़ाई यानी कि 5x, ठीक है। यानी कि देख समझिए, लंबाई से 60 कम है चौड़ाई, ठीक बोला गया है यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं, 5x को इधर पक्षांतर करते हैं, 60 को इधर पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 5x बराबर, माइनस से तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। घटा देते हैं, 5 3 8 होगा, 3x हो जाएगा बटा 3x बराबर 60। तो x का मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि x का मान क्या आ जा रहा है? 20 आ जा रहा है। अब देखिए पूछा क्या? आयताकार प्लाट का परिमाप क्या चाहिए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है परिमाप बराबर क्या होता है, ठीक है। तो परिमाप का मान हमने ज्ञात किया, परिमाप क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा a प्लस बी, मतलब लंबाई कितना हम माने हैं? लंबाई माने हैं 8x माने हैं, चौड़ाई कितना माने हैं? चौड़ाई 5x माने हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x का मान कितना है? x का मान 20 है, तो 20 अट्ठे कितना हो जाता है? 160, ठीक है। और 5 गुणित 20, x का मान कितना है ना, यहाँ पे देखिए 8x का मतलब होता है 8 गुणित 20, ठीक है। उसी प्रकार 5x का मतलब होगा 5 गुणित 20, क्योंकि x का मान 20 है इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, 100 और 160 इक्वल टू हो जाएगा 260, तो 2 गुणित 260। इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 5, 520 मीटर। तो परिमाण कितना आ जाएगा 520 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर। चलिए अगला देखते हैं। कोण ए कोण बी और कोण सी, एक त्रिभुज के 3 कोण है। कोण ए बटा 4 प्लस कोण बी बटा 4 प्लस कोण सी बटा 5 बराबर 41 डिग्री है ना। तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा इसका क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाए तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब समझिएगा, मान लेते हैं कि समझिएगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कोई संख्या लेता हूँ जो 4 से विभाजित हो जाए। अगर मैं 80 को लूँ, यहाँ पे 80 क्या है, ये ए और बी का मान है, योग का मान है, ये भी योग का मान है, ये भी मान। अब इनमें से कोई एक ऐसा है जो इसमें फिट बैठेगा। ठीक है, इसमें फिट बैठेगा। जैसे मैं 80 को लेकर चलता हूँ, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कोण ए बटा 4 प्लस कोण बी बटा 4 प्लस कोण सी बटा 5 बराबर 41। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज कोण ए कोण बी और कोण सी, तीनों कोणों का योग है 180 अंश। ठीक है, तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है 180 अंश होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अब यहाँ से मैं 1/4 वहां निकालता हूँ, तो क्या बचेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा 5 बराबर 41। अब देखिए मान रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं 80। तो यहाँ पे जब मैं 80 रखता हूँ 1/4, तो ए और बी का योग क्या हो जाएगा 80। तो बी को बोला गया है ए और बी का मान कहती है, ए और बी का योग है तो 80 का होगा, ए और बी का योग ही होगा। तो यहाँ पे 80 रखा और यहाँ पे मैं दिया कोण सी बटा 5 बराबर 41। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 4 दूनी 8, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो कोण सी बटा 5 बराबर हो जाएगा 41 अंश माइनस 20 अंश। 41 अंश में 20 अंश को मैं घटा दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 21 आ जाएगा। अब कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 21 गुणित 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। अब समझिएगा सी का, ये सी का मान है, सी का मान है 105। ठीक है, सी का मान है 105 और ए और बी का मान है 80। दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 10 8 18 185। क्या त्रिभुज का तीनों कोण का योग 185 होता है? नहीं ना, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला देखते हैं ऑप्शन। देखिए अब मैं डायरेक्ट उत्तर पे जाता हूँ, इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर जो है सी होगा 100। समझिएगा क्या दिया यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे कोण ए, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी है और यहाँ पे क्या दिया प्लस कोण सी बटा 5 बराबर 41 अंश। इसको देखते हैं बनाकर। तो कोण ए कोण बी को मान लेते हैं 100 अंश है, ठीक है, प्लस कोण सी बटा 5 बराबर 41 अंश। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा 25 25 जाएगा और कोण सी बटा 5 बराबर हो जाएगा 41 अंश माइनस 25। इसको घटाते हैं, ठीक है, इसको यदि हम घटाएं तो कितना हो जाएगा 5 6 6 5 11 हो जाता है और 3 में 2 घटाओ तो 1 हो जाएगा। और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणित 5, यानी कि कोण सी का मान कितना हो जाएगा 16 25 80। अब समझिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोण ए और कोण बी का मान को मैंने लिया 100 अंश और यहाँ से हमें मिला कोण सी का मान, ठीक है, तो कोण सी का मान हमें मिला 80 अंश। 100 और 80 को जोड़ते हैं 180 अंश जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में ए बी जो है सी डी के पैरेलल है ना, जो ये ए बी है, ये जो ए और ये बी है, ए बी है, सी डी के क्या है समांतर है और ए बी ओ का मान दिया कोण ए बी ए, ये आपका कोण ए बी 40 है और क्या दिया है यहाँ पे सी डी ओ, सी डी ओ का मान दिया 30 अंश है और बोल रहा है कि डी ओ बी का मान ज्ञात कीजिए, ये डी ओ बी ऐसा। तो देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, ये क्या होगा समझिए। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और इस चित्र को देखिए, एक और समांतर रेखा खींच देता हूँ।
जब भी आप समांतर रेखा खींचते हैं तो एक रूल्स बनता है यहाँ पे, एकांतर कोण समझिएगा, ये ऐसा कुछ बनता है ना, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है और इधर मैं ऐसे क्रॉस करता हूँ तो जो कोण का मान ये होगा वही कोण का मान ये भी होगा। बोलने का मतलब ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 है। उसी प्रकार ये भी देखिए ये ऐसा बन रहा है, ठीक है ऐसा, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, और इन्हीं दोनों को योग करता हूँ तो क्या बन जाएगा 70, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 70, ठीक है। तो इसका उत्तर जो सही है वो है 70। ध्यान रखिएगा इसे बोलते हैं एकांतर कोण। मैंने यहाँ पे एकांतर कोण का ही नियम लगाया है जिससे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। देखिए समरूप त्रिभुज है PQR और त्रिभुज DEF की भुजा 5:6 में, ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर के बराबर है तो DEF का क्षेत्रफल क्या है आप समझिएगा। ये मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज AB और त्रिभुज नंबर C, ठीक है, अच्छा सॉरी ABC नहीं है, ये है PQ और R है। दूसरा त्रिभुज है हमारा DE और F। बोल रहा है क्या है समरूप है। समरूप त्रिभुज का मतलब है ना ये दोनों आपस में समरूप है, एक रूप है। एक रूप का मतलब त्रिभुज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन एक जैसे दिखने वाला त्रिभुज है, ठीक है। हो सकता है ये दोनों के दोनों आपस में समबाहु त्रिभुज हो सकता है दोनों आपस में समद्विबाहु हो, ठीक है। तो इस प्रकार से समकोण हो कुछ भी हो पर है क्या समरूप है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है भुजा है ना। देखिए एक रूल्स होता है, प्रॉपर्टी है, समरूप त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है किसी एक भुजा के संगत भुजा के है ना, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे एक सूत्र गुण बन रहा है, प्रॉपर्टी बोलते इसको। तो यानी कि ऐसा है PQR का क्षेत्रफल बटा कोण त्रिभुज DEF है ना, DEF का क्षेत्रफल बराबर किसी भी एक संगत भुजा, किसी भी एक संगत भुजा। तो मैं कोई एक संगत भुजा मान लेता हूँ, ये इसका संगत भुजा ये हो जाएगा। मान लेते हैं PR का मान दे दिया 5x है ना, PR का मान है 5x और देखिए ये है क्योंकि पहला त्रिभुज इसको डिनोट करेगा, इसको डिनोट करेगा और दूसरा त्रिभुज जो है इसको डिनोट करेगा। तो इसका मान है ना DEF के कोई एक संगत भुजा मान लेते हैं, ये है 6x। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ तो ये क्या होता है इसके वर्गों के बराबर होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। x से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप मान रखते हैं, समझिए इसका भी मान रखते हैं। कुछ मान दिया PQR का क्षेत्रफल दिया 75 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे रख दिया 75 सेंटीमीटर और यहाँ पे मान लेते हैं x, इसका मान को x मान लेते हैं। ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग हो जाएगा 6 36, ठीक है। सॉल्व करते हैं 25 कम 25 25 के 75 है ना। अब इसको पक्षांतर करते हैं, ये जो 36 जो इधर चला जाएगा है ना, 3 × 36 और ये हो जाएगा x है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो 36 को मैं इससे गुणा करूँ 6 × 18 हो जाएगा और 3 × 9 और 1 10, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 108 आ रहा है। ध्यान रखिएगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 है। यदि किसी धन का 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का बात करिएगा कितना है। देखिए सूत्र की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूल धन ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस और जो कि दर है बटा 100। 2 वर्ष का बात करें तो 2 वर्ष रखेंगे -1। ये है इसका सूत्र। मैं इसी सूत्र का उपयोग करता हूँ, थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना चक्रवृद्धि ब्याज का मान, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान दे दिया है 832 रुपए, ठीक है। अच्छा पूछा क्या है यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज के लिए हमें क्या चाहिए। देखिए 2 वर्ष का पूछा साधारण ब्याज उसी दर से है ना, यानी कि 8% एबीटी है, लेकिन क्या है सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का
तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी ये बटा 100। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पी का मान अज्ञात है, ये इसका मान तो पता है, अगर मुझे पी का मान भी पता हो जाए तो मैं साधारण ब्याज ज्ञात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो पी का मान है इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे, क्योंकि इस सूत्र में हमारे पास सी आई का मान है, आर का मान है, ठीक है, और ये वर्ष भी दे दिया 2 वर्ष, तो यहाँ से हमें ये पी का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं इसी सूत्र को उपयोग करता हूँ और यहाँ से पी निकालूंगा और पी निकालने के बाद यहाँ पे तो मेरा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज का मान आ जाएगा। देखिए पी को मैं ऐसे रख देता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, 1 प्लस आर, आर का मान है 8% बटा 100, ये पावर 2 हो जाएगा और ये ऐसा -1, इसको मैं हल करता हूँ तो 8% बराबर पी, ये इसको मैं ऐसा रेगुलर करूँ, इसको मैं हल करता हूँ तो अंदर क्या हो जाएगा 108 बटा 100 हो जाएगा, पूरे का पावर 2 हो जाएगा -1। चलिए तो ये 832 बराबर पी। अब देखिए इसको मैं कटाता हूँ, पहले किसे कट सकता है, क्या 4 से कटेगा, 2 से कट ही जाएगा, 4 से लेता हूँ, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 428, ये 4 से कट जा रहा है, ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा और 28 बन गया, 4 7 28, 728 होता है, 30 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है ना, ये मतलब इस 27 बाद में कटेगा, 4 से और 25 बाद में कटेगा, तो 27 बटा 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, और -1 -1। इस और आगे हल करता हूँ तो 832 बराबर क्या हो जाएगा पी। अब मैं इसको 27 का वर्ग, देखिए 27 का वर्ग क्या हो जाता है, तो 27 का वर्ग हो जाता है 729, क्या हो जाएगा 27 का वर्ग हो जाएगा 729 बटा 25 का हो जाता है 625 -1। इसको मैं और हल करता हूँ, ये हो जाएगा 832 बराबर पी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 729, है ना, त्रिज्या गुणा करूँ इसको हल करने के लिए, है ना, इसको त्रिज्या गुणा करता हूँ, ये हो जाएगा 729 माइनस 625, ठीक है, हाँ ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 625, 729 में 625 को घटाते हैं, ठीक है, 729 में 625 को घटाएं तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 में 5 जाएगा, कितना रहेगा 4, और ये 2 में 2 गया तो 0, और ये 104 बटा क्या हो जाएगा 600, ये कटेगा क्या, ये इसे कटेगा 8 चौक 32 और 8 एकम 8, है ना, 8 चौक 8 बार में कट रहा है, ठीक है, 8 बार में कट रहा है, 625 को 8 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा पी बराबर 625 गुणित 8। देखिए पी का मान क्या होगा, 8 बजे 40, 8 में 16, 16 4, 16 4 20 और 8 6 48, 48 से 2 50, यानी कि पी का मान क्या मिला हमें 5000। अब मैं इसी में रख देता हूँ, है ना, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 साल का, तो क्या हो जाएगा पी का मान क्या हो गया 5000 हो गया, आर का मान हमारे पास 8 है, टी का मान कितना है 2 है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 8 दूनी 16, 16 25 80, 80 और एक 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि 800। देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर, इसी एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, है ना, शॉर्टकट है ट्री मेथड्स को बोलते हैं, समझिएगा इसको, ट्री मेथड्स को बोलते हैं। ट्री मेथड में कैसा होता है, 2 लाइन बनाते हैं, अगर 2 वर्ष है तो, है ना, 2 वर्ष के लिए बता रहा हूँ, तो ये ऐसा ट्री बनता है। हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मान दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, वो कितना दिया 832 दिया हुआ है। अब मैं इसको इसी में तोड़ूंगा, समझिएगा इसको मैं कैसे तोड़ू, तो देखिए इसको समझिएगा, ये 400 और ये 400 होगा, ठीक है, समझिएगा ये जो है फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का है, पहले साल का, और ये जो लाइन है ये जो है ना, ये जो लाइन है, ये पूरा लाइन ये है सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो अभी कितना 400 400 800 बचे कितना 32। अच्छा इसको हम और भी तरीके से भी बांट सकते हैं 832 को, पर वो सही नहीं होगा, सही क्या होगा ये चीज आधार पे ही सही होगा। देखिए 8% ब्याज बोला, अगर मैं 400 लूँ, 400 का 8% निकालता हूँ, ठीक है, 400 का
400 को 8% निकालता हूँ तो देखिएगा क्या बन रहा है, 0 बटा 32, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 आ रहा है ना, जो कि सही है। इसको इसी आधार से निकाला जाता है। इसका मैं डिटेल्स और बता दूंगा अगले वीडियो में, फिर कभी जब आपको मैं जरूरत भी रहता हूँ तब भी आया कैसे, बाकी आप अभी ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो 400 400 यहाँ पे 32 आ गया। और समझिए यहाँ पे जो ऊपर वाला होता है ये पहला साल का है और ये दूसरा साल का है। तो समझिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यही होता है कि साधारण ब्याज जो पहला साल लिखे, पहला साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम है 400 रुपये। दूसरे साल में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन में ब्याज भी जुड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जो यहाँ पे बन रहा है 432 बन रहा है, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज की बात करेंगे तो साधारण ब्याज यहाँ पे 400 रुपये ही होगा, क्योंकि साधारण ब्याज किसी भी साल की बात करें हमेशा एक जैसे ही रहता है। तो अब देखिए साधारण ब्याज की बात करें तो पहला साल भी 400 और दूसरे साल भी 400, तो 400 400 को अपन जोड़ते कितना बनता है 800। इसका सही उत्तर आपको मेथड पता है ना, तो आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और नहीं तो फिर आप इस तरह से अगर बनाते तो आपका समय बहुत जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को दोनों में बनाया हूँ, और भी तरीका है बनाने का पर फिलहाल नहीं है। तो अगर आप इस मेथड से बनाते तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए आप इस मेथड को प्रेफर करें। इस मेथड को अगर आप नहीं जानते तो सीखिए, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ये गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही होता है, इसे कुछ नहीं करना। सबसे कम से शुरू कर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब देखिए संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो मैं यहाँ पे तीन है, 3 का स्क्वायर क्या रहता है 9। अगर मैं √100 करनी 100 की बात करता हूँ तो ये 10 का वर्ग होता है, तो √100 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 लिख सकता हूँ। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 416 और 80, तो 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 को मैं लिख सकता हूँ ऐसा 2 × 40 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 है ना, 2 × 2 2 × 4 4 × 8 2 × 10 2 × 5, ये ऐसा लिख सकता है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, दो को पेयर बना के बाहर निकाला तो 2 × 2 हो जाएगा और ये बचेगा 10 का 5। तो इसका क्या हो रहा है 2 × 4 4 × 5। तो अब देखिए अब पूछा क्या है, बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में यदि हम लिखते हैं समझिएगा, तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा क्या है 9 है, 10 है, 16 है कि 4 × 5। करीब 5 का मान करीब करीब जैसे करीब 3 का मान होता है 1.732। तो आप समझ लीजिए करीब 5 का भी मान लगभग 2 के आसपास ही जाएगा, है ना, 2 के आसपास जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो देखिए सबसे छोटा क्या है ये है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा हमारा 4 × 5 हो जाएगा। उसके बाद इससे बाद बड़ा जो है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 10, इसके बाद आ जाएगा 16, यानी कि और अच्छे से लिखने इसको प्रश्न के अनुसार से ये हो जाएगा करनी सी, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा करनी 100 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन में 80 है ना, 3 का स्क्वायर करनी 100 और 4 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषय में उत्तीर्ण 10% इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए ये 10% अनुत्तीर्ण है, 80% अंग्रेजी में, 70% गणित में, ठीक है। अब समझिएगा यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है हमको। अब इसको ऐसा समझिए, अंग्रेजी में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये है 80%, ठीक है। गणित की बात करते हैं तो गणित में पास होने वाले लोगों की संख्या 70%, और दोनों 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। देख समझिएगा यहाँ पे इसको समझिएगा 10% क्या है फेल है, ठीक है। तो 5 कितने हैं, 5 कितने हैं 90% है। तो यानी कि ठीक है अंग्रेजी व गणित
दोनों में पास होने वाले लोगों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है 90% हो जाएगा। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 80% अंग्रेजी में पास होने वाले, 70% गणित में पास होने वाले, और जो 90% है जो कि इन दोनों में शामिल है, दोनों में शामिल है क्योंकि दोनों में पास है, इसके साथ घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50% माइनस 90%। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये करीब 90 60%, मतलब 60% जो लोग हैं वो दोनों विषय में पास है ना। क्या है ये 60%, दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। ठीक, तो ये जो 60% है, यहाँ पे यदि 44% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए है ना, ये जो 60% है वो 144 के बराबर है। ठीक है, 60% जो है 144 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, यही पूछा भी गया है नहीं। देखिए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 144/60 गुणित 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, उसके साथ ही कटेगा 2 करके 10 और 2 की 6 और 3 से कटो 3 की 12 और 3 8 24। और इसको मैं प्रतिशत की बात करता हूँ तो 8 पचे 40 और 5 तो 20 20 और 24, ये हो जाएगा 240। 240, तो इसको उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग, योग मान लीजिए दो संख्या है, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। अब बोला क्या योग, इनका मैं योग किया और क्या किया, वर्ग किया। बोला देखिए क्या है, संख्याओं के योग का वर्ग, मैंने योग किया वर्ग कर लिया। क्या बोल रहा है, उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। इसका गुणनफल है ना, ए और बी का गुणनफल के कितने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसको मैं हल करूँ, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 4ab। इसको मैं इधर भाषांतर कर देता हूँ 2ab को, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab इक्वल टू 4ab माइनस 2ab। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, है ना। अब देखिए इसको मैं इधर भाषांतर करता हूँ, हमें अनुपात निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। इसको जब भाषांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको जब भाषांतर करूंगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है। तो अब देखिए ये भी एक सूत्र बन रहा है, इसका सूत्र बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। यदि मैं वर्ग को जब ट्रांसफर कर दूँ तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 0 और इसको मैं ऐसा लिखता हूँ तो अब इसको समझिएगा, ए और बी बराबर है। मान लेते हैं यदि ए का मान 5 है तो बी का मान भी क्या होगा 5। अगर अनुपात निकालूं, तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 5/5 यानी कि कटेगा, एक अनुपात 1 आएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो उसका आयतन होगा। बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे, है ना। और समझिए बेलन का आयतन सबसे पहले हम जानते हैं, मान लेते हैं ये यहाँ पे एक बेलन कैसे दिखाई देता है, ये एक प्रकार से ऐसा बेलन है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, इसकी त्रिज्या को क्या कर रहा है, दोगुनी, है ना, 2 गुना क्या कर रहा है, इस त्रिज्या को 2 गुना इसमें बढ़ा दे रहा है। तो मान लेते बढ़ा देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, मान लेते ये आर है, ठीक है। यह सब कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो आर के जगह 5 6 10 कुछ मान लीजिए, तभी बात बन जाएगा। तो मान लेते हैं ये 2 गुना कर देते हैं हम, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें बेलन मिलेगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। ये इसका क्या है, तो ये आप समझिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। दूसरा बेलन की बात करते हैं, दूसरा बेलन क्या हो जाएगा, 2 गुना कर दिया इसके त्रिज्या को,
तो त्रिज्या के लिए क्या लिखूंगा, 2r लिखूंगा इंटू, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पाई से पाई कटेगा, एस से एस कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 होगा और ये आर स्क्वायर कटेगा तो 1 बराबर 4। मतलब पहला बेलन भी 1 को डिनोट कर रहा है तो दूसरा बेलन 4 को डिनोट कर रहा है। मतलब कितने की वृद्धि देख रहे हैं, कितने गुणे की वृद्धि देख रहे हैं, तो 4 गुणे की वृद्धि देख रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि उसका आयतन जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल कीजिए। ठीक है, हल करते हैं इसको, समझिएगा कैसे हल करेंगे। इसके लिए हम लोग एक रूल्स होता है बॉड मास, ठीक है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, बी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्शन, ये बॉड मास के रूल्स उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 7/8 गुणे 3/5 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसको आपस में गुणा कर दे, 7 या 21 और 8 का 40 हो जाएगा, माइनस 1/5 प्लस 1/4, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। पहले तो ऐसे ब्रैकेट को ही करना था, पर तेजी से मैंने इसको कर दिया, फर्क नहीं पड़ रहा। मगर यदि आप नए हैं तो वेरी जल्दी सीख रहे हैं, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बन सकते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 3 के 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको मैं आपस में सॉल्व करता हूँ, है ना। इसको मैं सॉल्व कर दूँ, देखिए दोनों का हल क्या है, हर समान है, तो हर समान को डायरेक्ट मैं अंक को सॉल्व कर दूँ तो 21/40 माइनस 1/5 प्लस 9 और 1 10, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10/4 हो जाएगा। अब इसको देखिए 21/40 है ना, 21/40, अच्छा सबका मैं हर को समान कर देता हूँ, ठीक है, सबका हर को समान करूँगा तो ये हो जाएगा 8/40 नहीं, 8/40 और ये हो जाएगा ठीक है 5/40 नहीं, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 100/40 है ना। मुझे इसको क्या मैंने क्या किया, मुझे इसको 40 बनाना, तो 40 में क्या करना पड़ेगा, 10 को गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ पे 5 को 40 बनाने के हमें पता है 8/40 होता है, तो मुझे 8 को गुणा यहाँ पे किया और यहाँ पे भी 8 को गुणा किया, तो ये 8 हो जाएगा, 8/40 हो जाएगा 100/40। देखिए अब सबको क्या हो गया, हर समान हो गया 40। इसको सॉल्व करते हैं, 21 माइनस 8 प्लस 100, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें इसको 21 में 8 को घटाता हूँ, है ना, 21 में 8 को यदि मैं घटाऊँ तो क्या हो जाएगा, 8, देखिए 21 में 8 को घटाता हूँ तो 8 9 10 11 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13, ठीक है, ये 13 आ गया और 13 में 100 को जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 113/40। इसको जो मैं सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 113 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे करता हूँ, ये 40 हो जाएगा, 113, 40 दूनी 80 होगा, 40 किया 120 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 2 बार से करूँगा, 40 दूनी 80, तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 35, और डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 2 सही 35/40, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अभी के ऑप्शन में क्या है, सब में अंत में 13 दिया, लेकिन हमारा उत्तर जो है वो 33 है अंत में, तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है, वो ये है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 57 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कोई उत्तर नहीं है, विलोपित होगा ये। क्वेश्चन नंबर 58, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। उसका एक सूत्र है, सिंपल सूत्र है। ये जो सूत्र है देखिए क्या हो जाता है, T2 इक्वल टू हो जाएगा N2 - 1 अपॉन N1 - 1 इंटू T1, ये सूत्र है। जहाँ T1 पहला साल, पहली बार का जो वर्ष दिया जाएगा वो है, और T2 क्या है, बाद में जो दिया जाएगा। दूसरी बार जो गुना होगा कितना होगा, 4 गुना, ठीक है, ये पूछे तो 4 - 1 हो जाएगा, दूसरे में कितना दिया है, 2 गुना, तो ये क्या हो जाएगा
2 माइनस 1 इंटू T1 कितना दिया है 6 वर्ष है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा। तो इसको मैं हल करूँ 4 में 1 घटाऊँ तो 3, 2 में घटाऊँ तो 1 और 6 दिया 18। इसका वर्ष 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a अनुपात बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 और a प्लस b प्लस c का मान दिया है 14 तो c का मान क्या होगा। समझिएगा इसको मैं कैसे करता हूँ। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ये तीनों अनुपात जो दिया है आपस में जोड़ देता हूँ। तो जोड़ूंगा तो कैसे दिखाई देगा a प्लस बी, b प्लस c और c प्लस a। इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा देखो 2a 2b 2c। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी कि इसको और शॉर्ट में लिख दूँ तो 2a प्लस b प्लस c, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और इधर क्या दिया है 6 प्लस 6, चूंकि ये अनुपात में है इसलिए 6x मान के चलेंगे, 6 नहीं मान के चलेंगे, अनुपात में है तो 6x है। ठीक है 6x हो गया यहाँ पे 6x 7x और ये हो जाएगा 8x। सबको आपस में जोड़ दो क्या हो जाएगा 6 7 13 13 और 13 8 21 है ना। तो ये हो जाएगा 21x। इसको हल करते हैं 21x और यहाँ पे a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 21x बटा 2। a प्लस b प्लस c का मान दिया है यहाँ पे 14। तो ये क्या हो जाएगा इधर हल करता हूँ तो ये हो जाएगा 14 बराबर 21x बटा 2। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 बटा 3 x का मान हो गया। अब देखिए अब पूछा क्या है c का मान। तो देखिए c कैसे निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है इसमें मैं घटा दूं a प्लस बी को, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा c मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है तो a प्लस बी प्लस सी का मान है 14 और a माइनस बी तो सॉरी a प्लस बी का मान देखिए क्या दिया है 6 दिया है ना। तो केवल 6 नहीं लेंगे 6x मान के चलेंगे क्योंकि अनुपात में इसलिए। तो ये 14 माइनस 6 x का मान कितना आ रहा है x का मान है 4 बटा 3 आया है ये। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 को मैं 14 से घटा दूँ तो 8 6 14 है ना। तो इसी का मान कितना आ जाएगा सी का मान आ जाएगा 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया गया भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। भिन्न का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको मैं कैसे करूंगा 3 दूनी 6 प्लस 2 6 2 8 8 बटा 3 है ना। 4 तिया 12 और 1 12 1 13 13 बटा 3 15 बटा 3 यहाँ पे दिया हुआ पहले से 13 को 13 से काट देता हूँ 3 कम 3 15 और कुछ कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। तो क्या बचा 8 बटा 3 इंटू 5 बचा इसको 8 बचे 40 40 बटा 3 है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है। देखिए हवा भर रहे हैं तो त्रिज्या r से क्या हो जाएगा 3 गुना बढ़ जा रहा है यानी कि 3r हो जाएगा। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है गुब्बारे का गोलाकार है ना, गुब्बारे का ऐसा गोलाकार है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका एक सूत्र है, इसका सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है समझिएगा। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 है ना। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 और हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 हो तो A1 अपॉन A2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए A1 अपॉन A2 पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो A1 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। A2 क्या होगा हवा भरने के बाद की बात कर रहा है तो यहाँ पे 3 गुना बढ़ रहा है क्या त्रिज्या है ना। तो त्रिज्या 3 गुना बढ़ रहा है तो 4 पाई r तो 3 गुना बढ़ा दिया मैंने त्रिज्या को। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और A1 अपॉन A2 की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 3 3 9 r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। A1 अपॉन A2 की जब हम बात करते हैं तो 1 अपॉन 9 यही इसका क्या हो जाएगा अनुपात पूछा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा इसको मैं
दो तरीके से बताता हूँ। देखिए इसमें दूरी तो दिया नहीं है, हमें पता है चाल को v से डिनोट करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे क्या हो जाता है समय। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब बोल क्या रहा है, अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से चलता है ना। मान लेते हैं उसका सामान्य चाल v है, तो इस चाल से कितना चाल में चल रहा है, 5/9 चाल से चल रहा है, दूरी तो वही होगा। तो ऐसा कर रहे हैं तो 15 मिनट है ना, 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। ठीक है, ये टी है, टी में 15 मिनट को मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि घंटे में बात होगा इसलिए मैं यहाँ पे 60 का गुणा कर दिया, भाग दे दिया हूँ, तो एक घंटे में बदल गया। अब इसको और हल करता हूँ, या तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से डी का मान क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। तो मैं इस वी टी का मान को समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। तो ये v 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी का जगह मैं क्या रख दूँ, वी टी रख दूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, और इसको मैं हल करता हूँ, 15 कम 15, 15 चौक 60 हो जाएगा। ये v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगले था देखिए क्या होता है, 5/9 हो जाएगा बराबर टी बटा 4, इसको मैं तिर्यक गुणा करता हूँ। देखिए इसको मैं तिर्यक गुणा करूँ तो 4t हो जाएगा प्लस 1 बट्टा क्या हो जाएगा 4। इस 4 को इधर में क्या करूँगा, पक्षांतर कर देता हूँ, है ना। पक्षांतर नहीं, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर ही जाएगा वो, तो हो जाएगा 4t अपॉन क्या हो जाएगा 4t प्लस 1। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20t प्लस 5 एकम 5, है ना। देखिए इसके साथ मैंने क्या कर रहा, 5 का गुणा किया रहा, और इसको 9 के साथ गुणा करूँगा, तो 9 चौक 36। ठीक है, इसको मैं इधर पक्षांतर कर दूँ तो 36 में 20 को घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 36 में 20 को घटा दो तो ये हो जाएगा 16, है ना, 16t बटा 5। ठीक है, इधर हल करता हूँ तो t का मान क्या आ रहा है, तो t का मान आ रहा है, t का मान आ रहा है 5/16। ये किस में है, आवर में है। अगर इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो देखिए, चूंकि यहाँ पे ऐसा तो कोई उत्तर है ही नहीं, तो जाहिर से ये किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं 60 से गुणा करूँगा। तो 60 से जब गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, है ना, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पच्चीस 20, है ना। तो कितना हो जाएगा टी का मान, तो टी का मान हो जाएगा 15 पचे 75, 75/4। ये किस में है, मिनट में, तो 75/4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे एक शॉर्टकट भी है, क्या बोल रहा है कि जो 5/9 है ना, अपने जो रेगुलर जो चाल है उससे यदि इसमें चल रहा है, देखिए क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है वो समय के व्युत्क्रमणपाती होता है, या समय जो है वेलोसिटी यानी कि चाल के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो चाल में देखिए यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, चाल में कमी हो रहा है ना। पहले जो उसका जो चाल था वो 9 था, ठीक है, अब कितना हो गया, 5 हो गया। उसी प्रकार समय क्या हो जाएगा, समय पहले 5 था, अब क्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए इसको देख के समझ में आ रहा है कि चाल कम होगा, जब चाल कम होगा तो समय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो समय जो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। और यही 4 कितना बताया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 जो है अंतर बता रहा है ना, 15 मिनट का अंतर बता रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि ये 4 जो है किसको डिनोट कर रहा है, 15 को डिनोट कर रहा है। तो एक कितने को डिनोट करेगा, तो 15/4। ठीक है, अब समझिए क्या पूछा, क्या है इसमें, तो देखिए इसमें क्या पूछा है, तो स्कूल पहुंचने का सामान्य चाल, तो सामान्य चाल क्या है, ठीक है, स्कूल पहुंचने का सामान्य चाल, तो सामान्य चाल तो यही है, पहले इस चाल से पहुंचता था, अब इस चाल से पहुंच रहा है, मतलब सामान्य चाल क्या है, 5 है। तो इसको मैं क्या किया, 5 से गुणा किया, 15 पचे 75, 75/4, ये भी इसका क्या हो जाएगा। अब जो मैटर आपको समझ में आता है वो बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 का, प्राकृत संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा, है ना। 1 से 40 का वर्ग का औसत, तो इसका डायरेक्ट सूत्र है ना, सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र है। ठीक है, क्या औसत है, तो वर्गों का औसत ना, वर्गों का औसत है ना, तो वर्गों का औसत, वो भी प्राकृत संख्या, क्रमगत प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत का सूत्र है। ठीक है, तो ये हो जाता है सूत्र हो जाएगा n+1
और 2n+1 अपॉन हो जाता है 6। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो n का मान कितना है, देखिए टोटल 40 संख्या है ना, तो 40 क्रमांक संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। चाहे तो ऐसा भी पूछ सकता है, लेकिन ऐसा ना पूछ के क्या पूछा गया है, प्राकृतिक संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा। तो इसको सीधा सीधी n का मान 40 लेते हैं तो 41 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 दूनी 80, 80 और 1 81, तो 81/6। अब इसको गुणा करते हैं, देखिए 41 को मैं 81 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 1 8 और 1 9, 9 और ये 2 और ये 3 है ना। भाग देना हमें 6 से भाग देते हैं, 6 × 30, 6 × 30, 2 आया 9 आया है ना। फिर 6 चौक 24, 6 × 30, क्या कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 8 और 1 9, ठीक है। ये आ जाएगा 81, 4 एकम 4, ये गलती यहाँ पे हो रहा है, 4 एकम 4 है तो 8 4 12 हो जाएगा, और ये 2 और 1 ये 3 आ जाएगा है ना। 8 4 12 ये गलत है, ये गलत है, ये 1 होगा, 8 4 12 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको मैं 6 से भाग दूंगा तो 6 × 36 हो जाएगा, और ये फिर से 6 × 36 हो जाएगा, बचेगा क्या है ना, 2 और 1 बचेगा, 6 तिया 18 हो जाएगा यहाँ पे, 18 19 20 और 3 21, फिर दशमलव ले लेता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा 30, 6 × 5 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 533, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 553.5, जिसका उत्तर हो जाएगा 553.5, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि हाँ p का घात 3, देखिए p का घात 3 पूरे का घात 3 है, तो यदि मैं इसको कैसे लिखूंगा, p का घात 3 2, ये तो गुणा हो जाएगा है ना, घातांक के नियम से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे p का घात 4, समझिएगा घातांक का नियम, यानी कि a के घात है ना m है गुणित या ऐसा है, ये ऐसा है, उसके भी घात में n है, तो ये हो जाएगा a का घात m गुणित। और भी सूत्र देखते हैं, यदि a का घात m है, ठीक है, गुणा कर रहे हैं a के घात को n से, तो ये हो जाता है a का घात m प्लस, ये दो सूत्र यहाँ लग रहा है, तो ये हो जाएगा p का घात 9 बराबर p का घात r, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, r का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा p का घात 6 और 4 क्या कितना हो जाता है 10, तो p का घात 9, ये हो जाएगा p का घात r, ये 9 और 10 कटेगा कितना आएगा 1, यानी कि p का घात 1 बराबर p का घात r, ठीक है। तुलना कीजिए, दोनों पक्षों को तुलना कीजिए, यहाँ पे r का मान क्या दिखाई दे रहा है 1, तो यहाँ पे जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए तीनों भिन्न का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाता है ना, अंशों का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालेंगे तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ यहीं से समझ में आएगा, ये होता है 13 × 5, 13 × 5 65 होता है, मतलब एचसीएफ कितना आने वाला है, तो एचसीएफ तो 13, क्योंकि इसमें 13 तो नहीं है, लेकिन 5 जरूर है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। अब अंशों का एलसीएम, अंश का एलसीएम कैसे निकलेंगे, तो एक 36 है, ये 48 और ये 72 है, अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ तो 18 दूनी 36 होता है, और 24 दूनी 48, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72 होता है, फिर 2 9 18, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, फिर कर लो 2 इस 9 9 रहेगा, 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से जाएगा ये 2 3 6 और ये, फिर एक 3 बार से जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 और एक फिर 3 बार से जाएगा, ठीक है। इस पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 3 9, तो 16 × 9 को करते हैं तो 144 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 144, इसका आंसर आ जाएगा, अंश का मान आ जाएगा, तो 124/5, इसका जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यदि 1 रुपये में 5 संतरा बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। देखिए ये सूत्र है, ठीक है। देखिए सूत्र होता है एसपी बराबर सीपी, है ना, जहाँ ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, गुणित क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी सूत्र का प्रयोग करके मैं बनाता हूँ। देखिए क्या है, 1 रुपये, इसको और समझ लेते हैं। 1 रुपये में 5 संतरा, 1 रुपये में कितना 5 संतरा है, ये 5 संतरा है। ये किसकी बात हो रही है, एसपी की बात हो रही है ना, बेचने पर। तो एक संतरा कितने रुपए, हम देखिए वस्तु को बराबर करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप क्या कीजिए, वस्तु को बराबर करके बनाइए। तो एक संतरा है ना, एक संतरा की कीमत कितना हो जाएगा, जिसको मैं पक्षांतर कर दूं तो 1/5 रुपये हो जाएगा। मतलब 1/5 क्या है, इसको मैं एसपी मान लूं। तो देखिए मैं 1/5 को एसपी मानता हूँ, सीपी हमें नहीं है पता, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, तो 100 प्लस 20 है ना, 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा 120 बटा 100। हल करते हैं इसको, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 6 12, यानी कि 1 बराबर सीपी इंटू 6, या सीपी बराबर मैं इसको 6 को इधर पक्षांतर कर दूं तो 1/6 हो जाएगा। मतलब वो संतरा, एक संतरा ना, एक संतरा को 1/6 रुपये में खरीद रहा है, तो एक संतरा को 1/6 में खरीद रहा है। कितने संतरा को, एक संतरा को, है कि नहीं, क्योंकि हम एक संतरा के हिसाब से बात किए हैं। एक संतरा एसपी में बेचा है, 1/5 में बेच रहा है, तो वही एक संतरा को कितने में वो खरीद रहा है, 1/6 रुपये में खरीद रहा है। तो देखिए 1 रुपये में कितना, तो 1 रुपये में खरीदने के लिए मैं क्या करता हूँ, 6 को तो पछांतर कर देता हूँ, 6 कम 6 हो जाएगा, तो 1 रुपये में 6 संतरा को क्या करा वो, 1 रुपये में 6 संतरा को खरीदा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर और OD AB लंबवत है तो CD बराबर होगा। देखिए यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे देखते हैं OD OA का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB का मान कितना है, ये पूरे AB का मान है, तो AB का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। यदि मैं AC और CB की बात करूं तो ये दोनों 8 सेंटीमीटर ही होगा। और जब भी केंद्र से जाने वाली जो रेखा है ना, केंद्र से जाने वाली रेखा है, जीवा को हमेशा 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये रूल्स नियम है, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं 4 मानूं, इसको मैं 4 मानूं और ये बन जाता है 8 सेंटीमीटर। इसी को ध्यान रख के चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, ये है A, ये है C और ये है O। AO इसका मान हो गया 5 सेंटीमीटर, AC का मान हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका मान हम x मान लेते हैं। देखो क्या ज्ञात करना है, CD बराबर होगा, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। इतना पता है हमें, देखिए इतना हमें पता है, ये क्या है, त्रिज्या तो है, त्रिज्या ही तो है। और त्रिज्या कितना दिया है OA, देखिए A भी एक त्रिज्या ही है, OA का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, R यदि ज्ञात करना है, यानी कि हमको CD ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है, तो CD ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, OD में OC को घटा देते हैं, है कि नहीं। देखिए ये हमको OD हमको CD ज्ञात करना है, तो मैं इस पूरे में OD में क्या करता हूँ, OD में OC को घटा देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ। देखिए हमें क्या चाहिए, OC चाहिए, तो OC यहाँ से चाहिए। देखिए इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया 5, ये हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि लंब हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या है, अब देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना दे दिया 5, लंब कितना दे दिया है, लंब ही तो ज्ञात करना है ना, एक वर्ग मान लेते हैं, x मान लेते हैं इसको। आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। इसको मैं जब पक्षांतर करूँ 4 चौक 16 होता है, आई प्लस में माइनस में बदलेगा 16, ये x स्क्वायर। तो यहाँ पे x का मान, x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 25 में 16 घटाऊं तो ये आ जाता है 9, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि x का मान आ गया 3। तो देखिए हमें CD ज्ञात करना है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा OD का मान मिला क्या, OD का मान तो है 5, ठीक है। OC का मान अभी मैंने ज्ञात किया यहाँ पे, है ना OC, ठीक है। ये हमारा क्या था OC है, इसी को मैंने ज्ञात किया OC,
तो OC कितना है, OC का मान है 3, तो CD का मान क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युगपत समीकरण है ना, 2x + 3y = 8 है और 4x + 6y कितने हल होंगे, है कि नहीं। देखिए समझिएगा इसको, कितने हल होंगे, तो इसको मैं हल करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करता हूं और समीकरण 1 में 2 का गुणा करके मैं 2 से घटा देता हूं, समीकरण नंबर 2 से क्या करता हूं, घटा देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। नीचे समीकरण 2 क्या दिया है, 4x + 6y = 7। अगर मैं इसको घटाता हूं तो 4 से 4 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, यानी कि यहाँ पे 0 आ रहा है। और इसको मैं यदि घटाता हूँ 7 दूनी 14, ये 9 आ जा रहा है। मतलब देखिए इसमें हल ही नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। समझ रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा, उसके लिए एक और सूत्र होता है, समझिएगा इसका नियम है। ये होता है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू हो जाता है C1/C2। देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, ये A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो देखिए A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, नॉट इक्वल टू C1 का मान 8, C2 का मान 7। ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा, ये सॉरी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/7। देखिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान कैसे ज्ञात करते हैं, हम इसको समझिएगा। क्या दिया है 1296, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.75 को क्या लिख सकता हूँ 75/100 लिख सकता हूँ। 25×75 और 25×75 और 25×4 100, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3/4, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4 लिख सकता हूँ। इनटू क्या दिया है 36 का पावर में -1 है। देखिए ये जो 1296 जो है ना, ये 6 का घात 4 है, 6 का घात 4 का मान होता है ये। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये इतना ही आएगा। इनटू इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा 36 को, देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 6 का घात 3 इंटू 1/36। 36 को क्या लिख सकता हूँ 6 छक 36 होता है ना, 6 इंटू 6 6 छक 36 होता है, तो इसको मैं 6 का घात 2 लिखूँ, ये 2 और ये कटा, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण जो है संपाती होगा। ठीक है, तो संपाती के लिए भी एक गुण है, जैसे मैंने पहले बताया है, वैसे संपाती के लिए गुण है। संपाती में क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए A1 का मान कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, A2 का मान क्या है यहाँ पे 2 है, B1 का मान क्या है 2 और B2 का मान क्या है यहाँ पे K है, कुछ नहीं है, मतलब K मान लेते हैं। और C1 का मान 7 और C2 का मान 14। देखिए इन्हीं दो को लेकर चलता हूं। ठीक है, तो इसको मैं जब पछांत कर दूं तो K बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, ये ऑप्शन नंबर सी। या मैं अगर मैं इसको लेना चाहूं तभी बात बन जाएगा, 2/K बराबर हो जाता है ना, 2/K बराबर हो जाएगा 7/14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा, तब भी K है ना, 1/K इसको जब भेज दूं तो 1/4 हो जाएगा, या दूसरे शब्दों लिखूं तो K बराबर 4। जैसा भी आप बनाएं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद रीजनिंग का देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और
अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है CGPSC ड्रीम एकेडमी, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।